हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ध्यान देंगे, कभी एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो कभी नोटिफिकेशन नहीं आता या कुछ समय के बाद आता है, क्योंकि डिपेंड करता है हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैकेंसी रेगुलर भी होती हैं और इरेगुलर भी होती है। तो दोनों प्रकार की वैकेंसी होती है। जैसे अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में, उसकी वैकेंसी आने को है। अब जो आज हम आपको वीडियो पढ़ाने वाले हैं वो है RO ARO एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें, आखिर इन एग्जाम को कैसे निकाला जाए। ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, इंटर में होते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, उनको सही से गाइडेंस नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू एज। जब वो 21 22 23 साल के होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है किस नौकरी में जाए, किधर जाए, क्या करें, ये सब बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। इसीलिए मैंने एक इस प्रकार का एक सोशल प्लेटफॉर्म डेवलप किया, सर्वोदय इंस्टीट्यूट। और हम उम्मीद करते हैं कि मैक्सिमम बच्चे एक दूसरे को शेयर करेंगे, जिससे कम से कम उनको ये सही इंफॉर्मेशन मिल जाए। भले ही वीडियो एक दो तीन डेली इतने आए, लेकिन आए तो कम से कम सही से आए, मतलब उनमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ना। तो RO ARO समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी कैसे बने, इसकी प्रिपरेशन क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, नोटिफिकेशन कब कब आ सकते हैं, या नोटिफिकेशन में गैप भी होता है, क्योंकि RO ARO की भर्तियां रेगुलर नहीं होती। मतलब इन द सेंस रेगुलर वो भर्तियां हैं जैसे किसी राज्य का लोक सेवा आयोग है, वो भर्तियां लाएगा। जैसे PCS हो गई, उसमें SDM है, DYSP है, और बहुत सारी पोस्ट है। ऐसे UPSC हो गया, NDA हो गया, CDS हो गया, यदि कुछ भर्तियां क्या है रेगुलर है, लेकिन रेगुलर भर्तियों की संख्या कम है। इरेगुलर भर्तियों की जो रेगुलर नहीं आती, कहीं 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, 5-5 साल, जैसे टीचिंग, पुलिस, ये सब भर्तियां तो बहुत लेट लतीफ आती है। और जब आती है तो बहुत ज्यादा, जैसे बिहार में देखा होगा बहुत सारी भर्तियां हो रही हैं। सारी भर्तियां जब 2-2.5 लाख कर लेंगे वो, तो 4-5 साल कोई भर्ती नहीं करेंगे बिहार में, क्योंकि इतनी पोस्ट खाली नहीं होती। और 2-4 हजार पोस्ट खाली है तो कोई भर्ती नहीं करता। तो बात करते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कैसे बने, इसका पूरा प्रारूप क्या है, कोर्स एंड सिलेबस क्या है, कौन लोग इसमें मतलब एलिजिबल है, एलिजिबल होने की कंडीशंस क्या है, उन्हीं सारे पॉइंट्स को हम ब्रीफली बहुत डीप में डिस्कशन करेंगे। आपको किसी नोटिफिकेशन को पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ यही से पढ़िए, यही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कुछ ओल्ड पेपर देख लेंगे और ये जो हमारा पैटर्न है ये समझ लेंगे, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगी, आसान हो जाएगी, यानी उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। RO ARO एग्जाम तो अभी तो एक पेपर 2000, ठीक है, 2000 जो 23 में आया, ठीक है, और जिसे 24 में करवाया गया, वो पेपर लीक हो गया, यानी 2023 का RO। ठीक है। पोस्ट 400 500 बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो 500 इससे ऊपर नहीं होती, नंबर ऑफ पोस्ट वेरी करती, फिर भी मान के चलिए कि 300 से या 250 से पोस्ट कम नहीं होती। RO बहुत टाइप के होते हैं, एक समीक्षा अधिकारी, एक सहायक समीक्षा अधिकारी। दोनों की क्वालिफिकेशन लमसम सेम होती है, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो फंसे रहते हैं। ट्रिपल C चाहिए, O लेवल चाहिए, क्या हो क्या ना हो, वो सारी बातें अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो आप हाई कोर्ट में भी बन सकते हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा, विधानसभा विधान परिषद में बन सकते हैं, सचिवालय में बन सकते हैं। ठीक है। इन जगहों पे आपकी पोस्टिंग होगी, यानी इन जगहों पे आपको काम करना होगा। रह गई सैलरी, सर सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप सोचिए कि कम से कम आपको वही 4800 पे के आसपास ग्रेड पे, तो वही आपकी 55,000 60,000 60,000 के आसपास, या उससे ज्यादा भी हो सकती है। टीए है, डीए है, आवास मिलेगा। ये जो अगर आपकी पोस्टिंग लखनऊ में हो जाती है तो महानगर जो सचिवालय है, यानी जो महानगर में कॉलोनियां बनी है, वो सब समीक्षा अधिकारियों की को ही दी गई। कोई गाड़ी नहीं मिलती, कोई ड्राइवर नहीं मिलता, अपनी पर्सनल गाड़ी आप चाहे तो रख सकते हैं। यानी आप ये मान के चलिए मेडिकल चीजें, यानी जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो सारी मिलेंगी आपको। तो सरकारी नौकरी का यही फायदा है। और जब आप जब किसी गवर्नमेंट जॉब से सेवानिवृत्त होते हो तो आपको पेंशन है और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, और मजे से बढ़िया आपकी, और वो भी राजधानी पोस्टिंग होगी। आप किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, जैसे कोई बिहार वाला भर सकता है हमारे यूपी में, यूपी वाला बिहार भर दे। किसी राज्य के व्यक्ति हो, आप किसी जिले के व्यक्ति हो, आपकी पोस्टिंग बढ़िया लखनऊ सिटी में होगी।
ठीक है, और आराम से बढ़िया वीवीआईपी एरिया में रहिए, सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी, सब कुछ अवेलेबल। लेकिन खैर ये तब बातें हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो खाली सैलरी जान के क्या करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले ये समझो पढ़ना कैसे है और इस एग्जाम को निकालना कैसे है ना। तो हमने कहा कि बहुत, जैसे आरओ आरओ बहुत टाइप के हाई कोर्ट के भी आते हैं, उनका भी जब तैयारी करोगे ना तो धीरे धीरे पैटर्न सिस्टम में आ जाएगा। ऐसे हमारे कई लोग जानने वाले हैं जो पहले आरओ बने, फिर नायब तहसीलदार बने, आज वो आरटीओ है। मैं कभी ऐसे लोगों से हो सकता है आपकी मुलाकात कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो देखते हैं, बात करते हैं समीक्षा एवं सहायक समीक्षा अधिकारी की। सबसे पहले समझेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन सर ग्रेजुएशन है, स्नातक है, मतलब कहने का जिनके आगे बैचलर लगा हो, जैसे बीबीए, बीसीए, बीकॉम, ठीक है, बीएससी, बीए, और वो भी किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जो यूजीसी से अप्रूव हो, मान्यता प्राप्त होना चाहिए ना। जैसे फिजूल का दाए बाय नहीं, कोई डिप्लोमा कर लिया, कहाँ सर ये इक्वलेंट है। तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है। और अगर आप एआरओ के लिए करते हो तो उसमें ओ लेवल का या ओ लेवल के समकक्ष कोई कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या कंप्यूटर का 1 डेढ़ साल 2 साल का कोई कोर्स होना चाहिए। जैसा वो लोग फॉर्म भरते वक्त जब नोटिफिकेशन आएगा तब इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। वैसे ओ लेवल का है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं आप जिसमें किस लेवल का मांगा गया है। ये सिर्फ किसके लिए है? ये एआरओ के लिए है। एआरओ के लिए आपसे ओ लेवल या उसके समकक्ष। आरओ के लिए कुछ नहीं, आरओ के लिए सिर्फ स्नातक, बस आरओ की थोड़ी मेरिट ज्यादा जाएगी बस, और एआरओ थोड़ी मेरिट कम जाएगी बस, इतने फर्क आएगा बस। बाकी हम समझा देंगे। प्री में क्या है, मेंस में क्या, इंटरव्यू होता नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता इंटरव्यू है कि नहीं है। गेस्टेड ऑफिसर पोस्ट है, एक आप राजपत्रित आधिकारिक तौर पे काम करेंगे, फिर प्रमोशन हो जाएगा धीरे धीरे तो उसमें भी आपके बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, ठीक है। एज क्या मांगी गई है? 21 से 40। देखो यहाँ पर एक चीज बढ़िया ध्यान दो, 21 से 40 जो एज है वो एक पर्टिकुलर डेट से ली जाएगी, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, ऐसे लेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे, और मैक्सिमम 40 साल। अगर कोई विद्यार्थी रिजर्वेशन में आता है, जैसे कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो इनको जैसा आरक्षण मिला हुआ है 3 साल 5 साल, वो आरक्षण वैसे ही इनको मिलेगा, उसकी वो टेंशन ना ले। ये तो एक नॉर्मल एज है 21 से 40, इसमें सब सामान्य कैटेगरी की जो लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। बट अगर कोई ओबीसी पिछड़े वर्ग में है तो उसको 3 साल का रह गई। चूंकि आयोग की भर्तियां इसकी फीस ज्यादा होती नहीं है, फीस 125 रुपए ही जाती है, 125 रुपए, इससे ज्यादा फीस की आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। 125 रुपए तो आप भर ही सकते हो, दे ही सकते हो ना आराम से। अब आता है एग्जाम पैटर्न, फिर बताएंगे अभी कोचिंग कर सकते हैं या बिना कोचिंग के निकाल सकते हैं, या हमारा प्लेटफॉर्म आपकी कैसे मदद कर सकता है, स्पेशली जीएस के मामलों में। बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। जैसे इस परीक्षा को निकालना हो, समीक्षा अधिकारी बनना हो, या हमें बढ़िया इस लखनऊ जैसे शहर में बढ़िया आराम से नौकरी करनी हो 10 से 5, ठीक है, तो हम कैसे करें? शनिवार को भी जाना नहीं रहेगा आपको, 5 डेज ही वर्क रहेगा। तो प्री है और फिर मेंस है, ठीक। बहुत ज्यादा टेंशन का बात नहीं है, बहुत सारी नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को आपने आरओ बनते देखा होगा जिनको देख के आपको समझ में आ जाएगा यार आरओ के लायक नहीं, फिर भी आरओ बने। क्यों? क्योंकि मेहनत की उन्होंने। हो सकता है उनका हुलिया देख कर आप समझ ही ना पाओ ये आरओ के लेवल के हैं, ये आरओ थोड़ी खूबसूरती देखी जाती है, लेकिन आपकी मेहनत देखी जाती है ना। तो एक प्री होगा, फिर मेंस होगा। यहाँ क्या लिखा है? नो इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू से कोई मतलब नहीं है, इंटरव्यू होता ही नहीं है। वही मेंस फाइनल कट ऑफ है, और मेंस के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग होके ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। प्री लेवल की बात करते हैं, इसमें क्या है, 2 पेपर होंगे। सबसे पहले क्या निकालना है? प्री। प्री निकलेगा तो ही हम मेंस में जाएंगे, अगर प्री निकला ही नहीं तो मेंस का तो सारा ड्रीम ही बेकार हो गया। तो सारा खेल प्री के बाद मेंस का शुरू होगा, लेकिन प्री सबसे बड़ा खेल, क्योंकि प्री निकलेगा तो ही मेंस में जाओगे आप। तो प्री में बात करते हैं प्राइमरी लेवल या प्राथमिक परीक्षा या प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स पेपर। इसमें कितने पेपर है? 2 पेपर है ना। 2 पेपर कौन कौन से पेपर हैं, क्या क्या आता है, कैसे क्या क्या होगा, कितना टाइम मिले, कितने नंबर है, वो सब आपको हम विस्तार समझाने वाले हैं। और आराम से पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि कभी मैं बीच में आपसे कुछ बोलूंगा नहीं, सिर्फ समझाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। अब इसके बाद क्या है पॉइंट? 2 पेपर। बात करते हैं पहले पेपर की। पहला पेपर क्या है? पहला पेपर सर है जीएस का। जीएस का मतलब क्या होता है? जो विद्यार्थी बिल्कुल दूर है, अननोन है, नहीं जानते, ऐसे कोई
वीडियो किसी का सर्च कर रहा था, मेरा खुल गया है। जीएस मतलब होता है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। जीके, जीए, जीएस तीनों में डिफरेंस है अलग अलग, ठीक है। अभी जीएस की बात कर लो, फिर समझा देंगे। सामान्य अध्ययन क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, कैसे क्या होगा, वो सब भी अभी हम समझाएंगे आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 140, राइट। यानी जो जीएस का पहला, जो प्रीलिम्स का पहला पेपर जीएस का होगा, उसमें कितने क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन है। टाइम कितना मिल रहा है आपको, 2 घंटे मिल रहा, क्लियर। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 140 मार्क्स, मतलब कहने का एक क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स, राइट। अब यहां पर क्या है, ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। तो कितने क्वेश्चन, 140। हाँ, बात समझ जाइए, नेगेटिव मार्किंग होगी, यहां समझ जाइए, नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग। और कितनी होगी, 1/3। कंफर्म है नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आता है तो लिख देते हैं। देखिए बहुत लोग डरते, नेगेटिव मार्किंग होगी तो क्या करेंगे। अरे नहीं भाई, कौन सा पहाड़ तोड़ देंगे आप। मान लो अच्छा नेगेटिव मार्किंग है तो क्या कर लेंगे आप। आपको बस यही है कि नेगेटिव मार्किंग है तो थोड़े क्वेश्चन कम करोगे, तुक्का नहीं मारोगे। और मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तीर मार देंगे। अरे क्वेश्चन तो 140 है, गोला भर के आएंगे। अगर गोला भरने से किसी का सिलेक्शन होता तो बहुत लोग ब्रह्मांड पहुंच जाते। आप ये भी सोचो पहले। तो मतलब कहने का ये एक नजरिया दिमाग से हटाओ, नेगेटिव मार्किंग ना होना या ना होना, या होना ना होना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आता। आप तुक्का मारेंगे 2 4 5 क्वेश्चन पे, आप 50 क्वेश्चन पे तुक्का नहीं मारेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर तुक्के से सही होता या तुक्के से हमारा भला होता तो आप तुक्का ही मार के बन जाते। तो इस पे दिमाग मत, बट अगर कहीं कुछ है तो उसको गौर जरूर करिए कि नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 हमारा काटा जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन अगर आपके, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपने 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, एक क्वेश्चन सही कर दिया, तो बराबर 0, ठीक, 1/3 कटेगी। अब क्या है, बात करते हैं दूसरे पेपर की। ये पहला पेपर हो गया, अभी अभी बोलेंगे पहले पेपर में क्या क्या मतलब सिलेबस है, कैसे कैसे पढ़ोगे आप। अब बात करते हैं नंबर 2 पेपर की। तो इसमें हिंदी है, वो भी कैसी है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यानी पेपर का लेवल कैसा होगा, एमसीक्यू होगा ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे ना, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 60। जो क्वेश्चन के संख्या प्रश्नों की होगी वो कितनी होगी, 60। टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 1 घंटे का। ये अलग से पेपर होगा, जब आप पेपर देने कभी भरे होंगे, फॉर्म गए होंगे, तो सुबह 9:30 से 11:30 होता है जीएस का पेपर। फिर उसमें गैप होता है, फिर लोग, फिर उसके बाद वो लोग 1:30 से 3:30, मतलब 1:30 से लेकर के 2:30 या 2:30 से लेकर 3:30, 1 घंटे पेपर और बीच में कराते हैं। बीच में आपका कम से कम 2:30 से 3:30, मान के चलिए आपका 3 घंटे बीच में गैप होता है, आप नाश्ता पानी कर सकते हैं, थोड़ा आप फ्रेश महसूस कर ले, ठीक है। तो टाइम 1 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 60 नंबर, ठीक है। 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, टाइम 1 आवर। 1 आवर बहुत ज्यादा है सर, आपका बच जाएगा 15-20 मिनट, ऐसी बात नहीं है। आप, क्योंकि हिंदी है, 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 30 मिनट में कर देते हैं, कुछ तो 25 मिनट में उसको मतलब बहुत देर तक सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप लोग तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। ये बात हो गई। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये देखिए, सिलेबस की बात करते हैं। अभी हम प्रीलिम्स पे ही है, तो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या है प्रीलिम्स पेपर का, जो प्रीलिम्स पेपर का सिलेबस है वो बात करते हैं जीएस की, जिसमें 140 क्वेश्चन आते हैं ना, ध्यान रखना, 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस की बात करते हैं। क्या क्या आते हैं, मतलब 140 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, हम किन किन पोर्शन को पढ़े। भाई विद्यार्थी नया है, अननोन है, कभी तैयारी नहीं किया, कभी किसी ने गाइडेंस नहीं दी, तो कैसे जानकारी प्राप्त करे। तो जाहिर सी बात, कुछ प्लेटफॉर्म ही उसकी हेल्प करेंगे, हम नहीं तो कोई और सही, कोई और ना सही तो कोई और सही। तो मतलब कहने क्या है, जनरल साइंस वो कहीं ना कहीं तो सर्च करेगा ना अपने लक्ष्य के लिए, बस ये ढूंढता है कि जो भी प्लेटफॉर्म मिले वो कम से कम सही इंफॉर्मेशन दे, गड़बड़ मत दे। तो जनरल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। भाई आपने मैथ से हैं, आप साइंस नहीं पढ़े, यहां पढ़ना पड़ेगा। यहाँ कोई विषय पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं। स्नातक मतलब स्नातक हैं, कैसे भी हैं, प्राइवेट है, रेगुलर है, उससे मतलब नहीं। लेकिन यहाँ जो सिलेबस है वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
जनरल साइंस की बात हो गई, फिर हिस्ट्री की बात करिए, और सबके क्वेश्चन का वेटेज भी है, ऐसा नहीं जैसे सब जो भाई विषय है उसके क्वेश्चन संख्या भी ज्यादा है। अब साइंस में आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कम मत मानिए, कभी कभी 15 से 20 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो क्वेश्चन वेरी करते हैं, वो कांस्टेंट नहीं बोल सकते कितने क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर पेपर में कुछ प्लस माइनस होगा। वो ओल्ड पेपर देखोगे, कैलकुलेशन करोगे तो जानकारी मिल पाएगी आपको। हिस्ट्री क्वेश्चन, हिस्ट्री मतलब एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों टाइप के इतिहास कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा होगी, मेडिवल की थोड़ी भूमिका कम होती है, यानी 20% मान लो, 40% उन दोनों को मान लो। फिर बात करते हैं पॉलिटी। एक आसान विषय होता है, मार्केट में नोट्स है, बुक्स है, आप सब देखिए, बहुत ज्यादा बुक के पीछे ना भागिए। आप कुछ मार्केट में अच्छे अच्छे नोट्स हैं, कुछ मेरे भी नोट्स मार्केट में है, आप उनको परचेज मतलब कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप नोट्स को ऐसा बनाओ, या नहीं है तो कोई बुक अगर घर में है या किसी माध्यम मिल जाती है, लाइब्रेरी से पढ़ लो आप, तो बुक से लेकर के अपने खुद के नोट्स बनाओ। किसी बुक से प्रॉपर नहीं काम चलेगा, ओल्ड पेपर देखो फिर नोट्स बनाओ कैसा, क्योंकि नोट्स ही आपको आगे लेके जाएंगे। अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए। पॉलिटी के भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम बता रहे हैं। ज्योग्राफी के मिनिमम 15-16 क्वेश्चन, ज्योग्राफी इंडिया लेवल एंड वर्ल्ड लेवल बोथ। फिर बात करते हैं इकोनॉमी के, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन। इकोनॉमिक सर्वे, बजट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको करंट के लिहाज से पढ़ा करो, कोई अपॉइंटमेंट हो गया तो इंपॉर्टेंट है। ठीक, बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग जो हमारा जो मतलब एक हमारा मतलब सिस्टम है, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट से आ जाएंगे, नेशनल इनकम से आ जाएंगे, नीति आयोग से क्वेश्चन पूछ लेंगे, नीति आयोग को भी रीऑर्गेनाइज किया गया, उससे क्वेश्चन आ जाएंगे। आखिर क्वेश्चन कहां से बनते हैं, वो टॉपिक है ना। अब उसमें जो सिलेबस उसमें लिख दिया भारतीय अर्थव्यवस्था, बट लिखा नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या आएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक पूरा पूरी बुक है, उसको ढंग से पढ़ेंगे तब जाके आप 6, 7, 8 क्वेश्चन कर पाएंगे। ये नहीं, कुछ तो आना ही चाहिए। मान लो एक ही क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है, या 1 रुपए के 2 रुपए के नोट में क्या अंतर होता है, तो ये पता होना चाहिए, तभी तो उसका आंसर आप देंगे। इसके बाद बात आती है फिर इन्वायरमेंट की, पर्यावरण, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण, कभी कोई शब्द पूछ लेंगे, कभी कोई उसमें डेट पूछ लेंगे, कभी कोई अधिनियम पूछ लेंगे। पर्यावरण जो मतलब संरक्षण अधिनियम है, वाटर अधिनियम है, पॉल्यूशन, इन सब के बारे में क्वेश्चन आ सकता है ना, तो बेसिक क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर सर समझ लीजिए तो किसी भी एग्जाम की क्या है, बिल्कुल जान होता है। मिनिमम 20 से 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर के। इसके बाद है रीजनिंग, रीजनिंग के ज्यादा नहीं, 7-8 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन। मैथ भी थोड़ी बहुत आएगी, मैथ मतलब वही क्लास 6 टू 12, 6 टू 10th लेवल की, मैथ ज्यादा नहीं है, मैथ का लेवल है 6 टू 10। नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है, कहीं एवरेज है, परसेंटेज आप कर ले जाओगे। थोड़ा बहुत अगर आपका बेसिक समझ है तो आप ओल्ड पेपर देखो तो करने का आइडिया डालोगे। रीजनिंग मैथ की मिला करके कम से कम 15-16 क्वेश्चन होंगे। पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, इसके क्वेश्चन की संख्या कभी कभी बढ़ जाती है, कभी कभी 5-6 आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। पॉपुलेशन का क्रेज तब है जब जनगणना हुई हो, जैसे 2021 की जनगणना काफी डिले हो रही है, उसको आ जाना चाहिए था। अगर वो आ जाती तो आप यकीन मानिए फिर तो उसका फायदा आपको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा मिलता ना। तो एक चीज ये समझ लेंगे हम लोग। अब इसके बाद क्या है पॉइंट, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई एग्जाम आप यूपी का देंगे तो यूपी स्पेशल के क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे, हर हाल में आएंगे। ठीक है, और इसके भी क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन। फिर आता है स्टैटिक जीके, ये एक प्रकार का स्थिर है, जैसे कोई आपसे मालूम चला नेशनल पार्क पूछ लिया, कोई आपसे रिवर पूछ लिया, आमने सामने को मिलान करने पूछ लिया, कुछ ऐसा पूछ सकते हैं ना वो। तो मतलब कहने का क्या है कि स्टैटिक जीके भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूपी स्पेशल है, इन सबकी मार्केट में बुकें आती है, सब नोट्स हैं भी। थोड़ा बहुत आप मार्केट विजिट करिए, तो ज्यादा महंगा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आप सबका कलेक्शन कर सकते हो। और थोड़ा बहुत कलेक्शन होगा यूट्यूब के माध्यम से करिए, जब कलेक्शन हो जाएगा तभी आप प्रॉपर तैयारी भी कर सकते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, जो जीएस का प्रीलिम्स का पहला पेपर जिसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, उसके हमने सिलेबस की बात की है। यानी सिलेबस क्या, एक प्रकार से ये हमने मेन मेन पॉइंट बताए। अब रीजनिंग के अंतर्गत बहुत सारे कुछ ना कुछ 4-5 टॉपिक होंगे, कोई ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कोई आ गया, कोई पजल का आ गया, कोई कुछ आ गया। वो तो ओल्ड पेपर देखोगे तभी जानकारी मिलेगी ना, कि मैथ के क्वेश्चन कैसे आए, इकोनॉमिक क्वेश्चन कैसे आए, ज्योग्राफिक क्वेश्चन कैसे आए, ये सब करना है अब आप लोगों को। ठीक है, जो भी तैयारी करेंगे बच्चे। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है पेपर सेकंड, पेपर सेकंड हिंदी सिलेबस, इसकी बात कर रहे हैं हम।
पेपर सेकंड हिंदी सिलेबस, यानी जो 60 नंबर का आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं यहाँ? 60 क्वेश्चन है। और कितने मार्क्स हैं? 60 मार्क्स हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ध्यान देना है ये यहां पर भी। ठीक है, तो क्या मतलब कहने का? बिलोम क्या क्या है अब सिलेबस? विलोम सुना होगा आपने ना, विलोम तो समझते ना, इसका उल्टा क्या होगा? विलोम के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 क्वेश्चन आएंगे। ये सब मार्केट में बुकें आती हैं, शायद धन पब्लिकेशन की बुकें आती है, कई बुकें हिंदी की आती है। आप किसी यूट्यूब चैनल से भी आप थोड़ा बहुत मदद आप ले सकते हो। हमारे यहाँ पूरा पूरा प्रॉपर तो सब कुछ अभी मतलब चल नहीं रहा, जब कभी चलेगा तो फिर देखेंगे। तो विलोम पढ़ने हैं आपको, पर्यायवाची पढ़ने हैं, जो आपका हिंदी का सिलेबस है कि आखिर 6 सेक्शन में क्वेश्चन कहां कहां से आएंगे। भाई हिंदी में क्या क्या आएगा? तो विलोम के कितने क्वेश्चन आएंगे? 10। पर्यायवाची कितने क्वेश्चन आएंगे? 10। ये सब आपने पढ़ा है क्लास 6, 7, 8 में, 9, 10 में, आप सभी लोगों ने पढ़ा है। अब बस थोड़ा उसका लेवल बदल देना, बस थोड़ा बिल्कुल वैसा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे। यानी पर्यायवाची ही होंगे, लेकिन थोड़ा हो सकता है डिफरेंट पूछ लें पर्यायवाची। ठीक है, फिर क्या है? वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, ठीक है, शुद्ध रूप पूछेंगे। फिर तत्सम एवं तद्भव पूछ लेंगे, नंबर 4। फिर विशेष एवं विशेषण पूछ लेंगे, कोई सेंटेंस आपको दे देंगे, बताएंगे इसमें क्या विशेष है और इसमें क्या विश्लेषण है। फिर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं। आप किसी बुक, किसी ओल्ड पेपर को एक बार देखिएगा, सब समझ जाओगे। तो इस प्रकार के कितने, यानी 6 सेगमेंट है, और प्रत्येक सेगमेंट से 10-10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 60 क्वेश्चन, 1 घंटे का टाइम, और 60 प्रश्न हैं, और 60 नंबर के। तो मतलब कहने का क्या है, जो आपका प्रीलिम्स है, ये टोटल कितने मार्क्स का हो गया? टोटल हो गया 200 मार्क्स का। ठीक है, नॉर्मली आप देखेंगे तो कट ऑफ कभी 110, कभी 112, कभी 115 ऐसे ही जाता है। आप 60% से ऊपर जनरली रेयर केस में नहीं जाता। मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं 105, 108, 110, 112, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी नंबर का ऊपर नीचे होता है। तो कट ऑफ के पीछे ना भागी, क्योंकि कट ऑफ तो निर्भर करता है पेपर के ऊपर। अगर पेपर बहुत आसान है तो कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, 120, 125 तक जा सकता है। और अगर पेपर टफ आता है तो आप मान के चलिए कभी कभी 105, 106, 108, 110 यही हो जाता है। एक एक्सपेक्टेड लोग कट ऑफ का अनुमान लगाते हैं, क्लियर कट ऑफ तो तभी आएगा जब आयोग बताएगा। ठीक है, वरना वो रिजल्ट सीधे देंगे प्री में कौन लोग क्वालिफाई है, प्री में कौन लोग नहीं क्वालिफाई। और जो प्री क्वालिफाई होंगे ये भी जान जाइए, जो प्री क्वालिफाई होंगे, मान लो जैसे सपोज डेट की नंबर ऑफ पोस्ट हमने मान ली 300 है, तो मेंस में कितने लोग जाएंगे? मेंस में बैठेंगे 15 गुना, मेंस में बैठेंगे 15 और नंबर ऑफ पोस्ट। समझ गए इस बात को? कितने लोग बैठेंगे मेंस देने? 4500 कैंडिडेट्स या 4500 स्टूडेंट्स मेंस में परीक्षा में बैठेंगे। अब ये पैटर्न चल रहा, 15 गुना, जितनी सीट है उसका 15 गुना ही मेंस में बुलाते हैं, मेंस में बैठाते हैं। मतलब कहने का अगर पोस्ट आपकी 400 है, 500 है, तो उसी प्रकार से विद्यार्थी बढ़ जाएगा। पोस्ट कम है तो 15 गुना ही बुलाएंगे। फिर इंटरव्यू में और संख्या कम हो जाएगी। इंटरव्यू में अगर 300 पोस्ट है तो आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू बहुत बुला लेंगे तो 900 बच्चा, 1/3 का रेशियो बन जाएगा। इससे अच्छा, हालांकि चूंकि सॉरी इसमें इंटरव्यू होता ही नहीं है, हम पीसीएस को लेके बोल गए ना, तो पीसीएस में कैसे करेंगे? मान लो इतने लोग हुए तो 900-800 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे। पीसीएस में तो इंटरव्यू है, कभी पीसीएस की भी पूरी गाइडलाइन समझा देंगे कैसे क्या क्या होता है ना। तो इसमें तो इंटरव्यू है ही नहीं। तो मतलब कहने का मेंस में बैठने वाले बच्चे मतलब कितने हो? जैसे हो सकता है प्री में फॉर्म भर दिया 4 लाख लोगों ने, या प्री में फॉर्म भर दिया 6-7, इस बार तो प्री फॉर्म भरे गए थे 11 लाख के आसपास। तो 11 लाख भर दिए तो भरने दो। अब जितनी पोस्ट होंगी मालूम चला सब मिला के 300 प्लस पोस्ट हैं, तो 300 प्लस पोस्ट के लिए कितने लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे? मेंस क्वालिफाई करेंगे मुश्किल को 4,500 से लेकर के 5,000 विद्यार्थी। अब तो फिर से होगा ना, अब तो वो पेपर तो आउट ही हो गया है, तो फिर से उसको करवाएंगे ना। और जब फिर से करवाएंगे तो ये मान के आप चलो कि 4500 से 5,000 बच्चा मेंस लिखेगा।
बाकी 11 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, 3-4 लोग परीक्षा नहीं देंगे, 7-8 लोग परीक्षा में शामिल होंगे। बहुत लोग ऐसे जो अपने आप को चेक करने जाते हैं, कभी ढंग से पढ़ते नहीं है, उनका होने से क्या मतलब है, वो तो बेचारे वैसे ही बाहर हैं। जिसकी प्रॉपर प्लानिंग से तैयारी होगी, प्रॉपर शेड्यूलिंग करके जाएगा, बहुत लोग प्री निकाल देते हैं, मेंस में नहीं हो पाते हैं। तो मेंस में कितने लोग जाएंगे? 4500 से 5000 लोग जा सकते हैं मेंस में। अगर पोस्ट 300 है तो 15 गुना आप कर लीजिए। क्लियर हो गया पॉइंट ना? अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब मेंस पेपर की बात करते हैं। मेंस पेपर की क्या कहानी है? मेंस पेपर की ये कहानी है कि इसमें 4 पेपर होंगे ना। अब सारा खेल मेंस का है, प्रीलिम्स हो चुका। प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई कर देंगे तो मेंस के लिए बात करेंगे। मेंस का क्या सिस्टम है इसको समझना, क्योंकि इसी पर मेरिट बनेगी। मेंस 400 नंबर का है, 4 पेपर है और टोटल कितना मार्क्स है? 400 ना, 400 मार्क्स। और ये 400 मार्क्स कैसे कैसे बटे हुए, कैसे इसको हासिल करेंगे? ध्यान रखिए 400 मार्क्स है, इसमें अभी तक हाईएस्ट कभी कट ऑफ 300 से ऊपर टॉपर नहीं गया है। रेयर केस की बात बता रहे हैं, क्योंकि 300 तक लोग जा सकते हैं जो टॉपर होगा, 290 तक, 294 तक लोग गए। हो सकता है 300 क्रॉस भी कर जाए, लेकिन 300 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 75% नंबर हो गए ना। लेकिन जाने के चांसेस बनते हैं कभी कभी, क्योंकि ऐसा कुछ पेपर है नहीं। तो बहुत लोग हैं उसको आसानी से कर सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो पॉसिबल है 300 तक जा सकता है टॉपर। और अगर 250 से नीचे जा रहे हैं तब तो मुश्किल है, आपका शायद सिलेक्शन नहीं होगा। तो इतना ध्यान रखना है, इसमें हर हाल में 250 से प्लस ही रखना है 400 में ना। देखो फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं ना। मेंस में 4 पेपर है। पहला पेपर क्या है? जीएस। कैसा होगा? सामान्य अध्ययन है, ऑब्जेक्टिव होगा ना भाई। फर्स्ट पेपर जीएस का है, ठीक है। सामान्य अध्ययन बोले हैं, ऑब्जेक्टिव होगा, मस्ट एमसीक्यू टाइप। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 120। टोटल मार्क्स कितने हैं? 120। टाइम जो है कितना दिया गया? 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग यहां भी होगी। टाइम कितना मिला है? 2 घंटे। ध्यान रखेंगे टाइमिंग कितना है? 2 घंटे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120। और जस्ट ये प्रीलिम जैसा ही है, ये जस्ट प्रीलिम जैसा होता है, बस इसमें थोड़ा सा रीजनिंग मैथ की भूमिका नहीं है। ये प्योर जीएस है ना। जैसे प्रीलिम्स दिया आपने 140 वाला, तो वैसे मान लीजिए वही रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, वहां से 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के हो सकते हैं, वही 15-16 काट दीजिए, बाकी सबको सिलेबस वही हो जाएगा, वो बहु वही हो जाएगा ना। अब जो नंबर 2 पेपर है ये क्या है? ये है कन्वेंशनल हिंदी। जो नंबर 2 पेपर है वो है कन्वेंशनल हिंदी। न समझ पाइए तो सामान्य हिंदी एवं अभिलेखन कह सकते हैं। अभिलेखन को ड्राफ्टिंग कहते हैं, ड्राफ्ट बनते हैं ना, क्योंकि जो ये समीक्षा अधिकारी होते हैं इनका काम ही यही होता है, विज्ञप्तियां हैं ये सब बनाना करना। क्योंकि जो आप लोग पढ़ते हो कि जो है मतलब जिला अधिकारी महोदय बांदा, जिला अधिकारी महोदय कन्नौज, जो विज्ञप्तियां जो अखबारों में छप छप के आती, कभी देखिए आप लोग, वही सब तो बात करेंगे। तो कन्वेंशनल हिंदी मतलब क्या है? परंपरागत हिंदी है, इसको लिखना होगा, मल्टीपल चॉइस नहीं है ये। और कितने क्वेश्चन है? नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 5। टोटल मार्क्स कितने हैं? 100। टाइमिंग कितना है? 2.5 घंटे। याद रखना ये हिंदी एक और एक मल्टीपल चॉइस हिंदी, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे, इसलिए उसके लिए आधा घंटे है, तो 3 घंटे मान लीजिए। उसमें वो सामान्य हिंदी क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी और अभिलेख मतलब एक पेपर और होगा अभी हिंदी का, उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, अभी उसको भी हम समझा देंगे। तो सब मिला के मान के चलिए कि 3 दिन आपको जाना रहेगा। एक दिन आपको जीएस के लिए, एक दिन सामान्य हिंदी और जो है अभिलेखन के लिए, और एक दिन जाना रहेगा निबंध के लिए, ठीक है। अब वो उनके ऊपर है कि दोनों फर्स्ट या इवनिंग मॉर्निंग 2 शिफ्ट रहती, किस किस शिफ्ट में कैसे कराते पेपर, वो तो फिर तय करेंगे। टाइम कितना मिला है? 2.5 घंटे। क्वेश्चन कितने हैं? 5 क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो मार्क्स, जो नंबर कितना है वो है 100 नंबर का है ना। अब अगली बात करते हैं। अब आती है थर्ड पेपर की बात ना। थर्ड पेपर देखते हैं। थर्ड पेपर क्या है? थर्ड पेपर है हिंदी ऑब्जेक्टिव। अभी जिसकी बात कर रहे थे ना, हिंदी आलेख, हिंदी सामान्य हिंदी और अभिलेखन। अब सिर्फ हिंदी की बात कर रहे हैं। कैसा पेपर होगा? ये ऑब्जेक्टिव होगा, वो सब्जेक्टिव है, कन्वेंशनल हिंदी है ना वो, ये ऑब्जेक्टिव हिंदी। ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए कहा पेपर देख लेंगे एक बार तो और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्योंकि बिना पेपर देखे ये थोड़ा सिस्टम आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पेपर अगर सामने रख के पढ़ेंगे तो और मजा आएगा आपको। अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 30। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 30। और कितने मार्क्स बनेंगे? मार्क्स बन जाएंगे 60 मार्क्स ना।
तो टाइम कितना मिलेगा? 30 मिनट, सिर्फ आधा घंटे मिलेगा। वो कन्वेंशनल हिंदी के लिए 2.5 घंटे, और उसी दिन आधा घंटे पेपर एक और होगा हिंदी, वो भी आपको मिलेगा, बटेगा। तो मतलब कहने का है 160 नंबर का हिंदी विद ड्राफ्टिंग हो जाएगा ना। 100 नंबर का वो 2.5 घंटे, और 60 नंबर का ये आधा घंटे में हो जाएगा। 30 ही क्वेश्चन है। अभी सिलेबस बता देंगे इसका क्या क्या है इसमें। और उस हिंदी में क्या है, एक हिंदी 1 घंटे की है जिसमें 60 क्वेश्चन है। एक हिंदी ये जिसमें आधा घंटे है, वो 30 क्वेश्चन है। अभी समझा देंगे। चौथा पेपर किसका है? चौथा पेपर ऐसे का है, निबंध का है। निबंध में देखो क्या लिखा है, इसमें 3 सेक्शन होंगे ABC, समझ रहे हैं? इसमें 3 सेक्शन होंगे ABC, और प्रत्येक खंड में 3-3 निबंध दिए जाएंगे। प्रत्येक खंड से एक निबंध ही करना होगा। मतलब कहने का क्या है कि जो निबंध का पेपर है वो भी 3 घंटे का होगा, और वो भी कितने मार्क्स का होगा? 120 नंबर का होगा। उसकी शब्द सीमा भी अभी अगले पार्ट में देखेंगे। मतलब कहने का ऐसे का जो पेपर होगा 3 घंटे अलग से पेपर होगा, अलग दिन होगा वो। अब उसमें 3 सेक्शन होंगे। प्रत्येक सेक्शन में से कोई एक आपको निबंध लिखना होगा। मतलब कुल मिला के 3 निबंध आपको लिखने हैं। अब आगे देखो क्या करते हैं। अब बात करते हैं कि निबंध में कितने क्वेश्चन हैं। 3 ही क्वेश्चन बने रहेंगे ना। क्वेश्चन 1 उसके ABC, 2 उसके ABC, फिर थर्ड उसके ABC। तो टोटल मार्क्स मतलब कितने हो जाएंगे? 120। टाइम कितना मिलेगा आपको? 3 घंटे। वर्ड्स लिमिट है 600 शब्द, 600 शब्द मान के चलिए सर। मुश्किल को आपका 6 पेज का जाना चाहिए, 5 से 6 पेज। 600 शब्द ट्राई कर ले, कुछ 19-20 कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं 600 का तो 580 हो गए तो कोई अपराध हो गया, और 620 हो गए तो बड़ा अपराध। बट ये है कि 600 कहा तो आप 800, 700, 900 मत कर देना, क्योंकि लिमिट, क्योंकि टाइम उतना होगा नहीं ना सब में। भाई जब आप निबंध लिखेंगे तो बीच बीच में कोटेशन भी डालना है, थोड़ा सा आप कलर कॉपी पेन चेंज करते रहना। तो उससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा, जो पेपर को चेक करेगा, थोड़ा वो इंप्रेशन को भी थोड़ा शो करता है कि हाँ आपने तो इतना ज्यादा, आप डीप में कोई पढ़ने वाला नहीं तो कोटेशन लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। निबंध कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो देखेंगे। फिर इसके बाद मेंस पेपर की बात करो। किसकी बात करेंगे? मेंस पेपर। ठीक है। अब मेंस पेपर में क्या देख रहे हैं कि जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं? 400। जो फाइनल मेरिट बनेगी 400 पे बनेगी ना। कैसे बनेगी 400 पे? देखो, 120 नंबर का GS, 100 नंबर की कन्वेंशनल हिंदी, 60 नंबर की सामान्य हिंदी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और इसके बाद 120 नंबर का क्या हो जाएगा? निबंध। आप सबको जोड़ेंगे तो ये 400 ही आएगा। और अगर 400 में अगर आपके 260, 280, यहां तक अगर आ जाते हैं 250 प्लस में, तो मान के चलिए कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जानी चाहिए। क्योंकि सर ये हम श्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि डिपेंड करता है पेपर कैसा आया था। पहली बात समझाया, पेपर आसान आएगा तो मेरिट में उछाल पक्का आएगा, पेपर टफ आएगा तो मेरिट डाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 240 वाले सिलेक्शन नहीं होता है, कभी कभी 225 तक मेरिट जाती है। स्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। मेरिट पे कभी, मेरिट को लेकर कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पेपर के ऊपर निर्भर करता है। पेपर आसान तो मेरिट हाई, पेपर टफ तो मेरिट डाउन। एक हमने आइडिया आपको कर दिया ना। अब देखते अगला पॉइंट क्या है। अब बात करते हैं मेंस पेपर के जो सिलेबस की बात करते हैं। यानी जो मेंस पेपर है उसका जो है, जो सिलेबस है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं जो फर्स्ट पेपर है जो GS का, वो एज प्रीलिम्स पेपर जैसा होगा, जो भी हमने आपको बता रखा है, जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे ना, 120 नंबर का है। वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, यानी मल्टीपल चॉइस। जैसे प्रीलिम्स में दिया आपने, जस्ट वैसे ही देना है फिर से मेंस में। जो प्रीलिम्स में दिया 140, वही देना है आपको मेंस में 120 नंबर का। बस उसमें रीजनिंग मैथ जो है वो हट जाएगी। ठीक है। फिर नंबर 2 पेपर आता है, वो सेकंड पेपर है। इसमें सामान्य हिंदी एवं अभिलेखन है, सॉरी आलेखन है। सामान्य हिंदी एवं आलेखन ये सब्जेक्टिव होगा। अब इसका क्या पैटर्न है, यानी इसका सिलेबस क्या है, आपको ये समझना है। ये समझना है कि इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? देख लीजिए आप लोग। तो अब जो नंबर 2 पेपर है इसका क्या होगा? इसमें सामान्य हिंदी और आलेखन है ना, 100 नंबर वाला है ना, ये ध्यान रखो। तो इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें क्वेश्चन होंगे 5, समझो। एक पहला क्वेश्चन होगा गद्यांश का, जो गद्य होता है। उसमें आपको टाइटल शीर्षक कितने नंबर का होगा? 21 नंबर का होगा। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, कहेंगे इसका मेन टाइटल क्या है, इसमें कौन, जैसा कि आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हिंदी में आए हो। ठीक है। तो ये कितने नंबर का होगा? 21 नंबर का होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा? सरकारी पत्र का सारणी रूप, टेबुलर फॉर्म। ये सब आप जब ओल्ड पेपर देखेंगे तो समझ जाएंगे कैसे कैसे उसमें बनाना है।
ठीक है, में सार लेखन करना है और कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का होगा। जब तक आप ओल्ड पेपर नहीं देखोगे तब तक बच्चा आप इसको समझ नहीं पाओगे। अगर हम ओल्ड पेपर अगर यहाँ लग गए हम दिखाने में तो हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में बहुत सारी बात अपनी कह दें जिससे आपको ज्यादा लंबा लेंदी प्रोसेस से ना गुजरना पड़े ना। तो ये देख लेंगे, पेपर देख लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आया, आता है ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड की बात करिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पत्राचार। अगर हम पत्राचार की बात करते हैं तो यहां पर कितने नंबर का है, 24 नंबर का है, लेकिन इसके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन है, एक शासकीय पत्र जो होते हैं ना, जो लिखने रहते जो विज्ञप्तियां हैं, पत्र है, वो देखेंगे मिल जाएगा। शासकीय और अर्धशासकीय पत्र। अब ये पढ़ेंगे तो समझ में आएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना। तो दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है ना, क्या है क्या नहीं, कैसे इनको लिखा जाता है। आप इनकी प्रैक्टिस, जैसे आप पहले वो लिखते थे स्कूल अपने कि मैं आज छुट्टी पे हूं तो कैसे एप्लीकेशन लिखते थे, उसी सब टाइप के हैं, बस थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा यहाँ। शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, क्योंकि यही सब आपका काम होगा ना, समीक्षा मतलब अधिकारी के तौर पे वही सब आप पूछा जा रहा है आपसे। फिर कार्यालय आदेश होते हैं, विज्ञप्तियां नहीं आती हैं जो पेपरों में छप छप के आती है, कार्यालय आदेश, परिपत्र, ज्ञापन, ठीक है। फिर थर्ड में विज्ञप्ति है, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन है, अनुस्मारक है। ये सब अलग अलग टाइप के होते हैं, सबकी अपनी पहचान है। जैसे कोविड समय था तो मुख्य मुख्य जो मतलब सचिव थे उन्होंने कोई ऑर्डर जारी कर दिया, या कोई स्कूल के लिए गाइडलाइन आ गई कि सारे मतलब शिक्षकों को ऑनलाइन डिजिटल मतलब अटेंडेंस देनी अनिवार्य है, वो कैसे एप्लीकेशन लिखी जा रही है ना, वही सब। तो ये प्रत्येक 8-8 नंबर के होंगे ना, तो 8 इंटू 3 मतलब कहने का कितने मार्क्स हो जाएंगे, यहां हो जाएंगे 24 मार्क्स ना, 24 मार्क्स। क्लियर है पॉइंट। 24 नंबर ना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक खंड 8 नंबर का है, टोटल 24 मार्क्स ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, शब्दावली प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक। ठीक है, कुछ शब्दावली दे देंगे, कहेंगे इसका हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करो। जैसे मान लो कोई आपको शब्द दे दिया उन्होंने, एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मान रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि कोई शब्द ले लिया उन्होंने, एक कोई शब्द ले लेते हैं भाई, मान लो आप शब्दावली की बात कर रहे हैं तो प्रशासनिक में अब ले लिया, जैसे कह दिया उन्होंने कम्युनिकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, टेलीग्राम को हिंदी में क्या बोलेंगे, या उन्होंने लिख दिया कोई शब्द जो है तो लिख दिया, कहा कि निगम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में ना। तो ऐसे कुछ प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्द होंगे, शब्दावली होगी, वो ओल्ड पेपर देखेंगे तो समझ जाएंगे ना कि इसको कैसे क्या क्या बोलते हैं ना। जैसे कंप्यूटर दे दिया, उसका कुछ हिंदी पूछ लिया, मतलब कोई शब्द ऐसा दे देंगे जो थोड़ा प्रशासनिक और कॉमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्शियल वाला शब्द होगा, उसको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी करना होगा। तो अंग्रेजी से हिंदी करेंगे तो 5 शब्द, यानी 5 क्वेश्चन, कितने मार्क्स, 10 मार्क्स, ठीक है। फिर इसी का देखते हैं नंबर 2 पार्ट, हिंदी से अंग्रेजी कितने, 5 शब्द, कितने मार्क्स, 10 मार्क्स। मतलब कहने का 5 शब्द दिए जाएंगे, एक को अंग्रेजी से हिंदी और एक को हिंदी से अंग्रेजी करना होगा ना। ये सारे विद्यार्थी एक बार ओल्ड पेपर देख लेंगे ना तो ये हमारा जो जो समझाने का पर्पज है वो पूरा पूरा आप समझ जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्या है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग। जनरली सब आता है, नाच जाने आंगन टेढ़ा, 9-2-11 होना, ठीक, ना नौमन तेल ना राधा नाचे, ऐसे बहुत सारे मुहावरे हैं और लोकोक्तियां हैं। 5 ही मुहावरे दिए जाएंगे, 10 मार्क्स रहेंगे। सब में कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा, 5 शब्द, 5 को ही ट्रांसलेट करना होगा, आता है तो एस, नहीं आता है तो नो, गलत करेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाला है। तो 5 मुहावरे होंगे, उनका अर्थ बताना पड़ेगा, 9-2-11 मतलब भाग जाना, फिर उसका वाक्य प्रयोग कर देना होगा। क्या लिखा है, फिर अगला 5वां क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये थोड़ा जैसे आपसे पूछ लेंगे सीडी रोम क्या है, रैम रोम में डिफरेंस क्या होता है, बायोस क्या होता है, मतलब कंप्यूटर से जुड़े हुए ये आपके 5 क्वेश्चन, थोड़ी कंप्यूटर बेसिक नॉलेज है तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 5, और कितने मार्क्स होंगे, 10। ये आपका कन्वेंशनल हिंदी की बात कर रहे हैं, सामान्य हिंदी और अभिलेखन 100 नंबर का। क्लियर हो गया पॉइंट, सब जोड़ लेंगे 100 नंबर आएंगे। इसके बाद क्या है पॉइंट, इसके बाद थर्ड पेपर आता है हिंदी ऑब्जेक्टिव। जैसे एक आपने दिया था प्रीलिम्स में हिंदी, तो जो प्रीलिम्स में हिंदी आपने दी थी उसमें 60 क्वेश्चन थे, 60 मिनट था, ठीक है, 60 क्वेश्चन थे, 60 मिनट था, 60 नंबर था। यहां भी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, वो भी ऑब्जेक्टिव था। यहां क्या होगा, यहां मतलब कहने का है इस हिंदी में
कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। टाइमिंग कितना मिला हुआ है आपको? आधा घंटे। ठीक है, कितने मार्क्स हो जाएंगे इसमें? मार्क्स जोड़ेंगे 60। क्लियर हो गया पॉइंट? जोड़ लो। यहाँ क्या क्या आएगा? विलोम। आखिर उसमें जो 6 सेक्शन थे इसमें 5 सेक्शन है, कौन सेक्शन हटेगा जरा कंपेयर करना भी। विलोम के कितने क्वेश्चन होंगे? 6 शब्द होंगे या 6 प्रश्न होंगे? विलोम के 6 शब्द, और सब कितने नंबर के? 2-2 नंबर के हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। फिर क्या आएगा? वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध। अब अनेक शब्दों का एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विश्लेषण। अब आप लोग अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आखिर उन 6 में से एक यहाँ क्या कम है? एक यहाँ कम है, पर्यायवाची। पर्यायवाची यहाँ नहीं पढ़ना है, यानी पर्यायवाची वाला सेक्शन इस वाले मत लाइएगा मेंस हिंदी में। प्रीलिम्स हिंदी में पर्यायवाची है तभी तो वहां 6 बनते हैं। देख लो आप लोग, 5 ये हो गए और एक 6 जोड़ दो तो पर्यायवाची तो 6 हो जाएंगे। यही पर्यायवाची मेंस में नहीं आएगा, तभी सबके क्वेश्चन संख्या 6-6 है। 6 पंचे 30 और 30 दुना 60, 60 क्वेश्चन हो गए ना। आप मतलब कह रही मतलब 30 क्वेश्चन 60 नंबर, सॉरी। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब बात करते हैं चौथे पेपर की। चौथा पेपर क्या है? निबंध है ना, ऐसे। ये इंपॉर्टेंट भी सर क्योंकि 120 नंबर है। हम कहते सर 120 में 120 तो किसी नहीं मिलेंगे, 100 मिलना मुश्किल है। कम से कम आप 70 ले आइए, 80 ले आइए, 90 आप हाईएस्ट मान लीजिए बस। तो बहुत ज्यादा कोई लेखन शैली बढ़िया बच्चा हुआ तो उसके 90 आ सकते हैं, ये सबसे हाईएस्ट होगा, सुपर पावर। वरना आप सर मान लीजिए हो सकता है 75 आए, 60 आए, 55 आए, 50, बहुत लोगों तो 30 नंबर नहीं आते हैं, वो फेल नहीं हो जाते मेंस में। तो बहुत अच्छा लेखन शैली है, थोड़ी राइटिंग भी आपकी अच्छी है। राइटिंग नंबर नहीं मिलता लेकिन अच्छा लिखेंगे बढ़िया कोटेशन डाल के तो आपके नंबर 70, 80, 85 तक जा, 70 तक तो एवरेज क्रॉस कर जाएंगे आप ना। क्या लिखा है? साहित्य एवं संस्कृति, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर आएंगे उतनी मेरिट आपकी हाई जाएगी तो आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि मेरिट का सारा खेल है, जैसी मेरिट वैसी पोस्ट। साहित्य एवं संस्कृति मतलब कहने क्या है कि निबंध के 3 सेक्शन है। एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, एक थर्ड क्वेश्चन। तो पहले सेक्शन में पहला जो क्वेश्चन है उसका ए सेक्शन की बात करो, क्या आएगा? साहित्य एवं संस्कृति से जुड़ा हुआ निबंध पूछेंगे। पहले कह चुके 40 नंबर का है निबंध, 600 शब्द की उसकी लिमिट्स है। अगला से क्या होगा? सामाजिक क्षेत्र का निबंध होगा, कोई पॉइंट पूछ सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र का होगा, कोई पार्टी के बारे में, कोई राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये एक पहला, मतलब इन्हीं 3 में से कोई एक लिखना होगा, इन्हीं 3 में से कोई एक लिखेंगे। फिर क्या है? विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार। हिंदी में कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है लेकिन लिखेगा हिंदी में ही, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहां से भी क्या हो जाएगा? यहां से भी एक क्वेश्चन कंफर्म, मतलब एक ही आपको निबंध यहां से भी लिखना है। कहां कहां से? विज्ञान, पर्यावरण एवं मतलब इससे, और आर्थिक क्षेत्र से, कृषि एवं व्यापार से, यानी इन 3 में से कोई एक। क्लियर है? श्योर है आप? इन 3 में से किसी एक पर ही आपको लिखना है और उन 3 में से किसी एक पर ही आपको लिखना है। क्लियर हो गई बात? अब पॉइंट क्या आता है? अब देखते हैं अगला पॉइंट, यानी लास्ट पॉइंट पे हम आने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट आने वाला है। क्या लिखा है? यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसी में जो थर्ड क्वेश्चन नंबर है उसमें भी भाई 3 पार्ट होंगे, एक ए बी सी। तो ए में क्या है? राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, कोई इंटरनेशनल इवेंट्स पूछ लेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध हो सकता है, इजराइल गाजा पट्टी हमास का मैटर हो सकता है, कुछ इस प्रकार के बन जाएंगे ना पॉइंट। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम जिसका ज्यादा बढ़िया करंट अफेयर होगा वो इसी पर अपना निबंध लिखेगा। यानी ये मेन पॉइंट है, इसी से जुड़े हुए निबंध आएंगे, इसके दाएं बाएं नहीं करेंगे, वो इसी जो भी सिलेबस बनाया है उसी के अंदर पूछेंगे, बाहर नहीं करेंगे। फिर लिखा है प्राकृतिक आपदाएं, जैसे उत्तराखंड वगैरह में होता है, कभी कभी नॉर्थ ईस्ट में होता है, पूर्वोत्तर में हो जाता है। जैसे भू जो है मतलब स्खलन, जो जमीन वगैरह देखा होगा, पहाड़ों पे रोड है एकदम से गिर गया, पूरा रोड जो है बंद हो गया। चक्रवात, ठीक है, भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी वगैरह, इनसे संबंधित मतलब निबंध जो है मतलब आ सकते हैं, आपदा संबंधित। फिर क्या है? राष्ट्रीय विकास योजनाएं, कोई ऐसी योजना जो राष्ट्रीय विकास में बहुत ज्यादा योगदान देती है,
इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है। तो हमें लगता है कि ये वीडियो हमारा पॉइंट जो है कंप्लीट होने वाला है ना। तो मतलब कहने का इस प्रकार राष्ट्रीय विकास योजनाओं पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिन पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। आप तीन में से किसी एक पे निबंध लिखो। जैसे ये 3 पॉइंट है ना, तो 3 में से किसी एक पे आपको ऐसे लिखना है ना। लिमिट हमने बताई रखी है आपको, 600 है, ठीक है। और प्रत्येक निबंध का कितना नंबर मिलेगा? 40 नंबर, ये मैक्सिमम है। अब इसमें जैसा आप लिखें करेंगे उसी प्रकार से आपको नंबर मिल जाएगा। तो हमें लगता है आरओ एआरओ के लिए जब आप किसी हाई कोर्ट का भरेंगे, कुछ उसका भी पैटर्न ऐसे ही होता है, प्री और मेंस होता है, कुछ पेपर ऊपर नीचे वहां हो सकते हैं। तो जिसका जैसा फॉर्म है उसकी तैयारी करिएगा। ये उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग करा रही है उसके आरओ एआरओ की हमने बात की है, उसको समझाया है। इसके ओल्ड पेपर मार्केट में अच्छे खासे मौजूद है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी लोगों ने अपने अपने डाल रखे हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का और समझाने का, उस पर हम नहीं जाते हैं। हमने अपनी तो पूरी कोशिश की है ताकि ये पूरा आपको सिस्टम समझ में आ जाए। आप इसी का आधार पर तैयारी कर लो, क्योंकि आपका दिसंबर में एग्जाम होना है। प्रीलिम्स भी होगा, उसके बाद मेंस होगा आरओ एआरओ का, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। अगर अच्छा लगता है तो इसको जरूर एक बार अपने मित्रों दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।